बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला ने का इंतखाब हो गया और इसके साथ साथ सिंध में मुराद अली शाह साहब जो हैं वो भी तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हो गए। मरियम नवाज साहबा मुंतखब हुई, मुराद अली शाह साहब जो है वो मुंतखब हो गए और अब बारी है कौमी असम्बली की। वज़ीर आज़म मुंतखब होना है और कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इससे पहले भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और पीडीएम गवर्नमेंट के दरमियान ये चीज़ें चलती रहीं, कभी कानून साजी, कभी इलेक्शन के मामले पर, कभी कुछ। तो ये जो रिफ्ट है और जो चपकलिश है वो हमने पहले भी देखी और अब फिर देख रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इजलास नहीं बुलाया और फिर बिलाखिर स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 29 तारीख को बुला लिया है। ओथ होगा, फिर इलेक्शन होगा वजारत उज़्मा के लिए और फिर ये सारी सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहाँ खड़ी है, नून लीग की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जाएगी, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो किस हद तक जाएगी और हुकूमत जो आने वाली हुकूमत है वो किस हद तक कंफर्टेबल होगी कि उसको मसाइल का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर ओन अब्बास पब्बी साहब, तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है। ओन साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत बनने जा रही है कि आरिफ अलवी साहब ने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, फिर बिलाखिर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास बुलाना पड़ा, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? खान साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि सूबों में, चारों सूबों में जो गवर्नर्स होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। ठीक है। और जहां पे ये फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे नेशनल असेंबली का कस्टोडियन इस वक्त प्रेसिडेंट होता है। अब जहां पे तो 4 गवर्नर्स मौजूद थे, क्योंकि चारों गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट के लगाए हुए थे या नून लीग के मौजूद थे, तो वहां तो उन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं रखा। लेकिन क्योंकि फेडरल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट जरूर मौजूद है, लेकिन वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी है। कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था कि इस वक्त नेशनल असेंबली में जो रिजर्व सीट्स का कोटा है वो मुकम्मल नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की टोटल जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो 266 के करीब है और 70 कानून के मुताबिक 70 और 80 के करीब नेशनल असेंबली की रिजर्व सीट्स हैं जो कि खवातीन और माइनॉरिटीज को जानी होती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे ज्वाइन कर लिया है और हमने अपनी लिस्ट जमा करवाने वाले हैं, जिससे हमारी 25 से 30 सीटें भी बनती हैं और बाकी जैसा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बनती है। तो जब तक वो सीटें नॉमिनेट नहीं होती, आपका नेशनल असेंबली का हाउस मुकम्मल नहीं हो सकता। तो उन्होंने पॉइंट रेज किया था, क्योंकि इस वक्त नेशनल असेंबली का हाउस मुकम्मल नहीं है, पूरे के पूरे नेशनल असेंबली की जितनी खवातीन और रिजर्व सीट्स मुकम्मल जब तक हो नहीं जाती, उसका हाउस 300 मेरे ख्याल 40 का बनता है। और भाई ये तो फैसला इलेक्शन कमिशन ने करना है सर। इलेक्शन कमिशन ने जो है रिजर्व सीटें जो है वो देनी है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका फैसला ना हुआ, और साहब अगर इसका फैसला ना हुआ और मामला चला गया लिटिगेशन में, तो इसका मतलब ये है कि फिर कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। मैं अर्ज करूं, अगर ये जंगल का राज ही चलना है तो फिर इस तमाशे का फायदा तो कोई नहीं है ना। अगर आपने अपनी मर्जी के लोग लेने, पहले आपने रेगिंग कर ली, आपने हमारा मैंडेट चोरी कर लिया, अब जितनी हमारी सीटें बनती हैं उसके अगेंस्ट जितनी हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं, अगर उनसे भी हमें महरूम करना चाह रहे हैं तो नेशनल असेंबली फिर ये आप प्राइम मिनिस्टर वाला खत्म कर दें। आप अपनी मर्जी नॉमिनेट करके लगा दें जिसको लगाना है, जिसको दिल करे स्पीकर लगा दें। फिर ये सारे ढकोसले का फायदा क्या है? देखिए, हमारा एक हाउस है नेशनल असेंबली का, वो मुकम्मल तब होगा कि जितनी हमारी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं उतनी हमारी रिजर्व सीट्स हो। आपको अगर 90 सीटों पे इतनी परेशानी है, 25 सीटें और मिलके हम क्या कर लेंगे? लेकिन आप अगर हमें इससे महरूम करना चाह रहे हैं, हमने यही रोना तो आज पंजाब असेंबली में रोया कि वहां पे हमारी रिजर्व सीट्स नहीं दी गई। भाई सर, मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत बन रही है आप कौमी असम्बली के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लस तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ का अपना वजूद जो है वो कब आप समझते हैं कि वापस आ जाएगा और तहरीक इंसाफ अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगी? देखिए, ये तो एक लीगल प्रोसेस है। पार्टी के इलेक्शन होंगे, उसके बाद ईसीपी में जाके हम दोबारा वहां जाके उनके इलेक्शन को दिखाएंगे। पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं, उम्मीद तो पूरी है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जितनी उनकी नीयत है वो हमें अंदाजा है पड़ा। सो एट द एंड ये बॉल फिर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट ने फैसला करना है। लेकिन हमने अपनी काम मुकम्मल कर लिया है। जो उनका बहुत बड़ा एतराज था, जैसे पाकिस्तान में सारी की सारी जमातें इलेक्शन के प्रोसेस को आई हैं, पीटीआई भी उस इलेक्शन प्रोसेस से हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, हमारी अपनी जो प्रेजेंस तो मौजूद है। जितना हमें ट्रिम करके 160-70 सीटों से वापस 93 पे लाया गया, वो 93 हमारे अराकीन तो मौजूद हैं और अपना रोल प्ले करते रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सारी दुनिया जानती है कि हमारी वो मजबूरी थी ताकि रिजर्व सीट्स क्लेम किया जा सके। लेकिन शो माई किस्मत कि एज ऑन टुडे अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उनका फैसला भी नहीं किया। लेकिन वो जो 93 अराकीन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इमरान खान के मैंडेट पे हैं, उसके नजरिए पे खड़े, और इंशाअल्लाह वो खान साहब के साथ एक जो जुल्म और जो ज्यादती हो रही है उस पर आवाज बुलंद करते रहेंगे।
जो एक लीगल प्रोसेस है वो हम जारी रखेंगे। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सिर्फ जो है वो एक टैग ही है बस, और कोई पॉलिसी या कोई और इसके जो है वो नहीं होगा? नहीं, नॉट एट ऑल। सारी दुनिया जानती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारी एक मजबूरी थी। ये हमने मतलब दो ऑल्दो के हमारे अलायंस थे इलेक्शन में भी, एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों हमारे इलेक्शन में अलायंस थे, हमने सीट शेयरिंग भी की थी, कई सीट एडजस्टमेंट्स भी थी। लेकिन इस वक्त जो काम किया गया वो ऑब्वियसली इसलिए किया था कि पार्टी के जो लोग हैं उसकी बेस के ऊपर हम अपनी रिजर्व सीट्स, और वो 25-30 सीट्स बनती हैं, देखिए खवातीन की नुमाइंदगी है, माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी है, उसको करने के लिए हमें ये काम करना पड़ा। अदरवाइज इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। आई होप कि इसके ऊपर अब कम से कम इलेक्शन कमीशन अपना फैसला दे, ताकि हम भी अपनी रिजर्व सीट पे खवातीन और माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी लेके आ सके, और कम से कम हमारा भी एक अच्छा नंबर हो जाएगा। लेकिन जो उनकी नीयत है, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे आई डाउटेड कि वो इसको कबूल करेंगे जी। असल में नीयत का ही जो तो सारा मामला है। अब अगर देखें तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो उसमें कह रहे हैं कि पहले रिजर्व सीटों का फैसला हो, फिर इजलास बुलाएंगे। नून लीग कुछ और कहती है, आप कुछ और कहते हैं। तो जो कौमी असम्बली का ऐवान है उसमें आपकी पॉलिटिक्स क्या होगी? आप वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑल्दो आपके पास नंबर पूरे नहीं है, लेकिन आप फिर भी लड़ रहे हैं। तो अपोजिशन बड़ा अपोजिशन होगी या कोई जो पॉजिटिव काम होंगे मुल्क के लिए, अवाम के लिए, उसमें तहरीक इंसाफ जो है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो साथ भी देगी? देखें, ये दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। जहां तक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है हम उसको भी जारी रखेंगे। हम वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम एक अच्छी ऑपोजिशन भी आएंगे, और हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे जो पाकिस्तान के लिए ठीक है। लेकिन उसके साइड के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूरे पाकिस्तान को पता है और हमें भी नहीं भूलनी चाहिए, और मैं अपने आप को याद करवा रहा हूं। लोगों ने हमें वोट खान साहब की वजह से दिया, मेरी शख्सियत की वजह से नहीं दिया। लोगों ने वोट 8 फरवरी को जो रेफरेंडम था, और वो एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था, उसकी जो एक मेन वजह थी और एक ही मेन वजह थी, वो था इमरान खान साहब की आजादी। यानी कि खान साहब के ऊपर जो 180 से ज्यादा केसेस हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। तो 180 लोगों कहाँ ने पे हैं सर? 180 कहाँ पे हैं? चंद केसेस हैं, 180 कहाँ पे हैं सर? 180 के करीब है। लाहौर में 36 केसेस है, सिर्फ लाहौर के अंदर है ना, जो डिफरेंट थानों में दर्ज हो चुके हैं। सो 160 हैं या 80 केसेस, जितने भी मैं बता रहा हूं, मैं अर्ज करूं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। वो इतने सारे केसेस जो लोगों पे खान साहब पे बिल्ड किए, लोगों ने वोट हमें दिया था कि इन तमाम केसेस को गलत किया जा सके और खान साहब को बाहर निकाला जा सके। अगर एज अ पॉलिटिकल पीटीआई जमात हम ये अपने मकसद से साइड पे हो गए तो लोग हमें भी सजा देंगे। तो कोई उम्मीद है कि आप, कोई उम्मीद है और भाई, कोई उम्मीद है कि आप तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जो है वो कोई रिलीफ दिला पाएंगे या उन्हें बाहर ला सकेंगे? रिलीफ एट द एंड ऑफ डे तो कोर्ट से देना है, लेकिन क्या हम अल्लाह हक है, मतलब कहीं तो मैंने कहीं चीज किसी ने एक्सपोज होना है और सच ने बाहर आना ही है। और इससे बेहतर सच क्या हो सकता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के हक में फैसला दिया था, किसी का और हक में नहीं। उन्होंने खान साहब के हक में फैसला दिया था कि खान साहब सच्चे हैं। सो आई होप कि इस वक्त जो हमारी जुडिशरी है, हमारी जो अदालतें हैं, वहां पे भी सैनिटरी प्रिवेल करेगी और चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी, और इंशाल्लाह इंसाफ हमें यहां से मिलेगा। अदालतें भी तो देख रही हैं कि आखिर अवाम, देखिए सब, हम जितने भी इदारे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने, हम सारे ताकत कहां से लेते हैं? अवाम से लेते हैं। अगर अवाम ये समझती है कि एक चीज ठीक है तो फिर एक वक्त आएगा कि सारा निजाम भी समझेगा चलें, बिल्कुल ठीक है। और भाई कौन साहब, वक्त जो है वो खत्म हो गया, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है। आपका मौक़िफ़ आ गया तहरीक इंसाफ का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ आ गया कि कौमी असम्बली के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, क्या रोल प्ले करने जा रही है। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे, मौजूद होंगे फारूक सत्तार साहब, MQM के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे बात करेंगे कि उनकी नून लीग के साथ डील क्या हुई है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि आज सिंध का वज़ीर-ए-आला भी मुंतखब हो गया, पंजाब के वज़ीर-ए-आला भी जो है वो मुंतखब हो गए। दोनों सूबों के, पंजाब और सिंध के वज़ीर-ए-आला जो है वो मुंतखब हुए हैं। और सिंध जो है, सिंध में पीपल पार्टी और MQM का बड़ा, आप कहने के चोली दामन का साथ है। और MQM का भी स्टेक है कराची सिंध में, और पीपल पार्टी की भी हुकूमत है वहाँ पे। और तीसरी बार जो है मुराद अली शाह साहब वहाँ से इलेक्ट भी हो गए हैं। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, MQM के सीनियर सियासतदान हैं। उनसे बात करने जा रहे हैं। फारूक भाई, मुझे बताइएगा एक तो कि जो तीसरी बार CM जो मुंतखब हुए हैं मुराद अली शाह साहब, कैसे देखते हैं सिंध के लिए, कराची के लिए? मैं ये समझता हूँ कि सिंध पाकिस्तान का सबसे मुख्तलिफ और सबसे हसास और सबसे अहम सूबा है ना, क्योंकि सिंध का दारुल खिलाफा पाकिस्तान की मईशत का मरकज और तरक्की का इंजन भी है। ठीक है। अच्छा, अब मसला मुराद अली शाह साहब को और पीपल्स पार्टी और उनकी क़यादत को ये समझना है
कि ये हकीकत है कि उनकी बूदोबाश और ग्रोथ और सियासी जो इर्तिका है ना, वो दही सिमटा है, जो कि जो है वो जरिया या आमदनी और उनका जो सारा दारोमदार है वो ज़राअत पर है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी बैकग्राउंड रखने वाली सियासी जमात तो एक शहरी जो है वो पस मंजर रखने वाली। अच्छा, फिर कराची की कौमी अहमियत, ये सिंध का दारुल खिलाफा जरूर, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है या शायर है। तो अब ये असल में रियलिटी से, बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से अब तक उस तरह रिकंसाइल नहीं किया। एक बार तो वो ये कर ले ना, और ये ना तस्वुर करे कि वो आंखें बंद कर ले और हम उन्हें नजर ना आए, तो वो समझेंगे पूरा सिंध उनका है और एमक्यूएम का कोई वजूद नहीं है, और कराची बिल्कुल वैसे ही है जैसे लाड़काना है या नवाबशाह है। देखें, कराची लाहौर वालों, पिशावर, कोयटा वालों के लिए भी इतना ही अहम है जितना नवाबशाह लाड़काना वालों के लिए। तो कराची की अहमियत को जब तक वो दिल से नहीं समझेंगे, और यहाँ की जो हकीकत है जिसमें अब सिर्फ एमक्यूएम नहीं, देखिए यहाँ पे अब गुज़िश्ता सालों में मैं ईमानदारी की बात करूँ तो पीटीआई का भी एक वोट बैंक था ना, और जमात इस्लामी का वोट बैंक भी कभी खत्म नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी रहता है, हर इलाके का पाकिस्तानी रहता है। तो इस शहर को जब तक वो खुसूसी अहमियत देकर यहाँ के हक़ाइक़ को दिल से कबूल करके, चाहे वो उनके लिए तल्ख हो, उन्हें कड़वी गोली निगलना पड़ेगा, वो एमक्यूएम है उसको निगलना होगा, और एमक्यूएम के वजूद को तस्लीम करके उसके साथ मिलकर। अब देखिए ना, ग्लैरिंग हकीकत तो सामने आ गई ना कि वो जो आपके मुर्तज़ा वहाब है, उनके पास 5% का वोट था ना बल्दियात में, और वो कराची, मैं नहीं कह रहा चले उन्होंने कब्जा किया और कराची को कॉलोनी बनाया, चले माजी में हम कहते थे, आज तो मैं ये चीजें नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि चले आज तो मेयर है, लेकिन वो 5% वोट बैंक करे। अच्छा, 15 हमारी सीटें कौमी असेंबली में, इसका मतलब 66% होगी, 22 में से वो 7 हैं, इसका 33%। तो अगर ये असल हकीकत इस इलेक्शन से सामने आ गई कि एमक्यूएम अब भी पाकिस्तान कराची की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस बात को तो रिकंसाइल करें अपने सिर्फ दही। जारी बात है, दोनों पार्टियां एक दूसरे के वजूद को जब समझेंगी तो फिर तो एक सेकंड सर, मुझे बताइएगा कि जो नून लीग के साथ आपकी डील हुई है वो जरा बताइएगा कौम को कि वो क्या है, कितनी जो वजीर होंगे आपके काबीना में और क्या क्या मिलने जा रहा है आपको? पहले तो देखें, पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए, उनके पड़ोसी हम हैं, उनके साथ में हम हैं, और हमें इतनी दूर एक पंजाब की पंजाब बेस पार्टी के साथ इंतखाबात से पहले ही हमें उनके साथ मेल मिलाप रखना पड़ा। जो पिछली पीडीएम 1 की हुकूमत में थोड़ा अच्छा ताल्लुक कायम हुआ पीएमएल से, उन्होंने मरदमशुमारी में पहली जिस तरह हमें एक्सेस दी और हमारी बातों को सुनकर जो खराबियां थी उसको दूर किया, उससे कुछ लापता आबादी बाजी कौमी असेंबली की सीट बढ़ी, 3 सूबाई असेंबली के में मिली, और उसी तो देखिए पीएमएल ने पीपल्स पार्टी की तमाम रुकावटों के बावजूद हमारे साथ इंसाफ किया, और कम से कम मरदमशुमारी के मामले में हमें स्पेस दी ना उन्होंने, और सही जायज नहीं कि गलत। तो देखिए, पीपल्स पार्टी को भी यही सोचना चाहिए कि वो जायज स्पेस जो पीएमएल दे रही है, पीपल्स पार्टी की तो जायज स्पेस तामीराती काम में, तरक्याती काम में, कराची का खेत और पानी का मंसूबा 15 साल। वो सर जायज स्पेस है क्या फरूक भाई, उसको क्या डिफाइन कैसे करेंगे कि जायज स्पेस क्या चाह रहे हैं? कि अगर हमारी 70 सीटें बल्दियात में इन्होंने कम कर दी थी बल्दियाती इलेक्शन से पहले, जिसके असर ने बॉयकॉट किया, फिर उन्होंने माना इस बात को, और बल्दियाती इलेक्शन खत्म होने के 2 महीने के बाद उन्होंने 50 सीटें बढ़ा दी। इसका मतलब उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने कम की थी, हमारी 50 सीटें वो कम कर गए थे, तो उस कम सीटों पर इलेक्शन लड़ना बेकार था, नहीं है। तो इसका मतलब है कि कम सीटों वाले जो है वो हल्का बंदियों पर इलेक्शन लड़के किसी तरह अपना मेयर लिया, लेकिन अगर वो सीटें ज्यादा होती और हम इलेक्शन लड़ते तो इतनी आसानी से उनका मेयर नहीं आता। ये हकीकत, ये हमारी स्पेस है जो उन्होंने ले ली हल्का बंदियों में, बल्दियात में हमें धकेल दिया, हम इलेक्शन लड़ नहीं सके। और उसके बाद 15 सालों से वाटर बोर्ड जो कि बल्दियात के पास होना चाहिए, वो सूबाई हुकूमत के पास है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का इख्तियार तो बल्दियात का, वो उनके पास है। इसी तरह हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग है, तामीरात, जहाँ एक सिस्टम बना, जहाँ बड़े बड़े नामों आ गए। फरूक भाई कौम ये जानना चाह रही है, मुझसे भी कई दफा लोगों ने पूछा कि
एमकेएम को मिलने क्या जा रहा है? जो डिमांड्स थी मरदमशुमारी के वाले से, अगर आपकी वो पूरी हुई हैं या मानी गई हैं, तो वो कैसे पूरी होंगी? मरदमशुमारी तो हो गई, आपका जो था कि आबादी जो है वो कम शो हुई है कराची की, और बाकी जो डिमांड्स थी, तो एक तो ये बताइए कि आपकी जो डिमांड्स थी, ज़रा कौम को बताइए कि वो थी क्या? मरदमशुमारी के वाले से, कानून साजी के वाले से, आइन में तरमीम के वाले से, फिर वजारतों के वाले से, फिर सिंध का गवर्नर के वाले से। देखिए, मरदमशुमारी के हवाले से तय है कि भाई हर शहरी काउंट को, जो पख्तून पहाड़ी सिलसिलों पे बैठे हैं उनको कभी काउंट नहीं किया जाता। हमने गिनवाया, नई बस्तियां बनी 200 हाउसिंग स्कीम, उनमें लोगों को गिना जाए। फिर कच्ची आबादियां कराची में हजारों, उनमें बहुत से लोगों को नहीं गिना जाता था। ठीक है, बातें हमारी सारी मानी गई ना। फिर बिल्डिंग जो है ना, ग्राउंड प्लस 2 गिना, उसके बाद ऊपर 6 या 8 या 10 मंजिलें, उनको नहीं गिना। ये सारी चोरी जो हमने पकड़ी थी, तो उनमें से काफी हालांकि पूरी आबादी बाजियाब नहीं हुई, लेकिन खुदा करके बाजियाबी का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, अब दूसरा जो हल्का बंदियां थी 50 बढ़ा दी पीपल्स पार्टी ने, तो फॉरेन इलेक्शनों में भी बल्दियाती अगर बढ़ी हैं तो इसका मतलब है कि पहले कम हल्कों की वजह से बल्दियाती इलेक्शन दोबारा होने थे। अच्छा, असल मसला है कि जो बल्दियाती इदारे हैं या मकामी हुकूमत और जिलों को इख्तियार मिलना चाहिए, मेयर को इख्तियार मिलना चाहिए और मरकज से डायरेक्ट मिलना चाहिए। ये सूबों में जो चला गया इख्तियार ना, और सूबे नहीं दे रहे, सूबों में फंड चले गए मरकज। सर देखें, आप तो हमेशा जो है मरकज का हिस्सा रहे हैं ना, आपने तो हमेशा जो है वो मरकज का साथ दिया है और अब भी साथ देने जा रहे हैं। तो आप ये बताएं कि जो नून लीग की गवर्नमेंट बनने जा रही है, 29 तारीख को इजलास होने जा रहा है, जारी बात है आप भी वोट उन्हें देंगे, तो जो कराची के मसाइल हैं, जो सिंध के मसाइल हैं, वो किस हद तक आप जो है उसको पूरा कर सकेंगे या उसको हल करवा पाएंगे? देखिए, इक़्तिदार से इंतजामिया में शराकत का फार्मूला ज़ाहिर है, वजारतें भी उसमें होंगी और उसमें जो अहम इदारों में जो अफसरान हैं उनकी पोस्टिंग है, उसमें भी माजी के तजुर्बे से बेहतर लोगों को जो है वो सिंध में पोस्ट होना चाहिए। तो ये अच्छा, लेकिन इससे ज़्यादा अहम पता है आईनी तरमीमी बिल है जिस पर PMLN तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़क़ है एमकेएम के साथ, और वो समझते हैं कि अब सूबों के पास NFC से फंड नहीं जाने चाहिए। वहाँ से ना हज़ारा डिवीजन को मिलते हैं, ना सराइकी इलाकों को, ना अर्बन सिंध को। तो कराची के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के 130 अजला के लिए मरकज से और NFC से डायरेक्ट फंड्स मिलने चाहिए। आर्टिकल 107 में तरमीम हो और आर्टिकल 140 में जो बल्दियाती शहरी उमूर और इख्तियारात है उनकी लिस्ट डाल दी जाए। तो इस पर क्या देखें, 2/3 तो है नहीं PMLN के पास, MKM के पास। हाँ, 2/3 हो सकती है। अगर PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनका भी नजरिया डेवोल्यूशन का है, मुंतकली इक़्तिदार का, वो इस बात पर MKM के साथ मुत्तफ़क़ है। तो अगर PMLN और MKM कोशिश करेगी, ये हम ये हमारा वजारतें आपकी ना, देखें वजारतों की तादाद से पता है नजर, वो जो हमें ऑफर करेंगे उस पर हम गौर करेंगे, फिर उनके साथ बात करेंगे। अभी हमने अपनी तरफ से तो इसमें मुझे तो बताया गया कि आपकी 10 वजारतें हैं सर। देखिए, ये आपको जिसने बताया मुझे उसका जरा नाम बता दें, मैं भी फोन करके उससे सोर्स है, मुझे बता दीजिएगा जरा, मैं भी मालूम करूँ उसे कैसे मालूम। तो वो अंदर की सोर्स है तो अच्छी बात है, 10 हो 15 हो, लेकिन वजारतें से ज्यादा अहम पता है क्या, वर्किंग हम आगे डिलीवर कैसे करेंगे। अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हम उसको निभाएंगे कैसे। क्या कराची में जैसे पैकेज चाहिए K4 के लिए, पैकेज एक पार्टी नहीं कर सकती, सारी पार्टियां मिलकर क्या कोई कमीशन बनाएंगी। एक सिंपल लेजिस्लेशन है, तो हमारे पास ये फार्मूला भी है। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि K4 के साथ कराची सर्कुलर ट्रेन जो है उसका मंसूबा हमें मुकम्मल करना, इससे रोजगार मिलेगा लोगों को, इससे इकॉनमिक जो सरगर्म जो है मीशत की तरक्की की रफ्तार वो इतनी। तो फारूक भाई एक बात बताइएगा कि सिंध में पीपल पार्टी आपकी मुखालिफ जमात है, मरकज़ में जो है वो पीपल पार्टी नून लीग के साथ खड़ी है, तो MKM का दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो कैसे गुजारा होगा, कभी पीपल पार्टी के साथ कभी नून लीग के साथ, तो किस तरह फिर चलेंगे? नहीं, आपने गलत कहा। PMLN का इन दो मुखालिफ पार्टियों के दरमियान कैसे गुजारा होगा, वो कहते हैं ना कि दो मौलवियों के बीच में मुल्ला, ठीक है। तो ये तो देखिए, PMLN को बड़ी बहुत ज्यादा मतानत के साथ, जहानत के साथ, सियासी बेबारी के साथ, ये सब के लिए आखिरी मौका है मैं समझता हूँ। जो इस वक्त हमारी क़यादत की उम्र है ना मुख्तलिफ जमातों की, उसके बाद तो देखिए नई क़यादतों को आगे लाना
उनको जो है वो उनके आइडियाज को लेना, यूथ को, नौजवानों को, आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा मुझे खुशी हुई सुन के कि कैसे यूथ को एंगेज करेंगे, मायूसी से निकालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों का ठीक करेंगे, उन्हें तरक्की के इंजन बनाएंगे। तो पाकिस्तान 23वीं, कराची तो पाकिस्तान को 23वीं सदी में ले जाने के लिए तैयार, बशर्ते कि कराची को उसका माशी के साथ लौटाया जाए, उसकी अहमियत को समझा जाए और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, पानी की और कचरा उठाने की और गटर के निजाम को ठीक करने की और तामीरात के शोबों को और मास्टर प्लान, इन सब चीजों को, तो ये सारी चीजों पर जो पैकेज जितना आना चाहिए, 4000 अरब का टैक्स देता है तो 400 अरब सालाना कम से कम मिलना चाहिए। ये सारी बातें इनसे PMLN ने इत्तेफाक किया और कह रहे हैं कि चलें सर, हमारी दुआ है कि MQM की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों और कराची के मसाइल जो हैं वो हल हों, सिंध के मसाइल हल हों। फ़ारूक सितार साहब बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। ये थे फ़ारूक सितार जो MQM की बात कर रहे थे और जो उनकी बातचीत चल रही है मरकज़ के साथ, सिंध में जो कोशिशें चल रही हैं उसके हवाले से बता रहे थे। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है और नून लीग की सियासत पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है बड़े अहम हल्का से नौजवान MNA मुंतखब हुए हैं, बैरिस्टर अकील मलिक, हल्का NA 54 टेक्सला से। और ये वो हल्का है जहाँ से चौधरी निसार अली खान जीता करते थे, जहाँ से सरवर खान जो है वो जीता करते थे। लेकिन इस दफ़ा दोनों को हरा के जो है बैरिस्टर अकील मलिक जो कि एक नौजवान रहनुमा हैं और MNA बने हैं, उनसे राज़ी पूछते हैं उनकी कामयाबी का और उनकी जो पॉलिसी है नून लीग से मुतल्लिक। और ये मज़े की बात है कि आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और आज़ाद हैसियत से जो है इलेक्शन लड़ के नून लीग में शामिल हो चुके हैं। अकील मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। तो बताइएगा कि आप आज़ाद, आपने हिस्सा लिया इलेक्शन में, आपको टिकट नहीं मिला नून लीग का, लेकिन आपने नून लीग ज्वाइन कर ली। मुझे बताइए कि क्यों मुंतखब किया लोगों ने आपको? आप नए कैंडिडेट थे, पहले इलेक्शन लड़ा, हार गए, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ा, जीत गए। तो एक तो वजह बताइए कि टेक्सला की आवाम और स्पेशली जो बाकी यूथ है या लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके इस प्लेटफॉर्म से आज अल्हम्दुलिल्लाह नई नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को आपके प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रोड मैप उन्होंने दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त और पंजाब की आवाम के ज़ख्मों पे मरहम जो रखा है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा काबिल तहसीन अमल था उनका और उन्होंने बड़ी अच्छी जो है अपनी स्पीच दी। जहाँ तक आपने मेरे इलेक्शन की बात की तो मैंने 2018 में अक्टूबर में बाई इलेक्शन था वो कंटेस्ट किया और उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 50,000 वोट थे। ये इस इलेक्शन में एक थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह बनी कि यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हुई जिसमें पार्टी ने ऊपर NA की सीट पे टिकट जारी नहीं किया, तो इस हलके को ओपन छोड़ा गया। और जब हलके को ओपन छोड़ा गया, क्योंकि मैंने 2018 में कंटेस्ट किया था और बड़ा एक साइजेबल वोट बैंक लिया था और उसके बाद मुतवातिर तौर पे हलके की आवाम के साथ कनेक्टेड था, हलके की आवाम की गमी खुशी, क्योंकि ये रूरल और अर्बन का हाइब्रिड है और यहाँ पे धड़े की सियासत होती है। तो इस तमाम तर चीज़ में जो है मैं हलके की आवाम से जुड़ा हुआ था, हलके की आवाम के दुख सुख में उनके साथ था, हलके की आवाम को अवेलेबल था, हलके की आवाम को अप्रोचेबल था, हलके की आवाम को एक्सेसिबल था। तो कामयाबी का यही राज था, क्योंकि मैंने पब्लिक ऑफिस अपना जो रखा हुआ था सेक्रेटेरिएट, वो ओपन डोर पॉलिसी थी और आवाम अपने मसाइल हलके की आवाम, हलके के नौजवान लेके आते थे, उनसे बातचीत होती थी और उन्होंने एतमाद किया, हलके की आवाम ने एतमाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला की करोड़ शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने कामयाब किया और हलके की आवाम ने एतमाद किया। अकील साहब मुझे बताइएगा कि आज जिक्र हुआ कि जो है मरीम नवाज साहिबा ने मुल्क की तारीख की पहली खातून जो है वज़ीर आला मुंतखब हुई और आज उन्होंने जो स्पीच की बड़ी अच्छी स्पीच थी उनकी कि जिन्होंने उनके साथ जो भी जाति की वो इंतकाम नहीं लेंगी, सबके साथ जो है वो चलने को उन्होंने जो है वो अंदिया दिया और बात की। तो आपका हल्का भाई पंजाब में है, तो क्या समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक हमारे सामने है, शहबाज शरीफ भी है, फिर मियां नवाज शरीफ साहब का भी दौर जो है वो वहाँ पे परवेज़ का दौर है। तो इस दौर को किस तरह आप मुख्तलिफ समझते हैं कि लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे? जावेद साहब, इसमें ये जो बिलखुसूस अगर बात की जाए 2024 के इलेक्शंस के बाद जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और इसमें कोई
बात नहीं कि मेरा हल्का भी पंजाब में ही आता है, दो कि हम बॉर्डरिंग रीजन पे हैं केपी के साथ, लेकिन हल्के के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हल्के के बड़े इश्यूज़ और बड़े मसाइल हैं। जिन दो स्टॉलवर्ड्स का आपने जिक्र किया, जिनको मैं हरा के अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में आज पहुंचा हूं हल्के की आवाम की ताकत के साथ, तो वहाँ पे जो स्कूल 20 साल पहले प्राइमरी स्कूल था वो अभी भी प्राइमरी स्कूल है। तो इन्होंने ना हल्के की आवाम के लिए काम किए। तो मैं समझता हूँ कि जो एक नई सोच चाहिए थी वो आज मरियम नवाज़ साहिबा ने दिखाई भी है, अपनी तकरीर में उसका जिक्र भी किया है कि जो कट्टे अंडे चूज़े और इस तरह की जो एक फस्तायत की सोच थी उससे निकल के किसी रिवेंज से बालातर हो के, किसी मनफी सोच से बालातर हो के जो है हमने मुल्क के लिए अवाम की खिदमत के लिए काम करना है और हमने अवाम को सहूलत फराहम करनी है। तो प्रेसिडेंट साहब इजलास नहीं बुला रहे, आपकी एक गवर्नमेंट बन गई पंजाब में, दूसरी हुकूमत जो है आपकी बननी है इस्लामाबाद में, प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए अड़े बैठे हैं कि इजलास नहीं बुलाना, लेकिन स्पीकर साहब ने बुला लिया। तो क्या समझते हैं कि नून लीग की जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो कंफर्टेबल रहेगी? मैं समझता हूँ कंफर्टेबल गवर्नमेंट रहेगी और इसमें आइनी तकाज़ों को पूरा करना है। प्रेसिडेंट साहब ने तो पहले भी जब असम्बली की तहलील की बात थी उस टाइम भी उन्होंने लेतो लाल से काम लिया और बड़ा उसको डिलेइंग टैक्टिक्स वहाँ पे भी इस्तेमाल किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइन जो है उसकी बालादस्ती को हमने यकीनी बनाना है। और स्पीकर साहब ने, क्योंकि स्पीकर साहब को इख्तियार हासिल है कि अगर सदर पाकिस्तान नहीं बुलाएंगे तो स्पीकर साहब जो हैं वो बुला लेंगे, और आज बुला भी लिया है गालबन 29 के लिए। तो इंशाल्लाह ये जो जमहूरियत का तसलसल है इसको कायम दायम रखना है और इस प्रोसेस को आगे लेके बढ़ना है हमने। और जहाँ तक ये कंफर्टेबल रहने की बात की, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इत्तेहादी जो हैं, जिस तरह फारूक सत्तार साहब थे MQM से अभी आपके शो पे, और पीपल्स पार्टी है और दीगर हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं, तो मैं समझता हूँ वो कंफर्टेबल हम पोजीशन में रहेंगे और उनके साथ मिला के चलेंगे। तो पहले पीडीएम दौर था वो, उसको अगर हम देखें, और अब जो है वो नून लीग का कहा जा रहा है कि नून लीग की पूरी कैबिनेट जो है, पूरी हुकूमत नून लीग की होगी। तो एक तो ये बताएं कि पीडीएम और अब का जो दौर है वो किस तरह आप उसको उसमें फ़र्क समझते हैं, कैसे होगा? और फिर दूसरा, पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रही, तो कंफर्टेबल मैं इसलिए कह रहा था कि एक तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं पीपल्स पार्टी साथ देगी नहीं देगी, कोई कानून साजी में या कोई ऐसी चीज़ में है, हालांकि वो साथ होते हुए साथ नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी को हिस्सा नहीं होना चाहिए था कैबिनेट का? अगर आ रही है तो फुल फ्लैज होके आए। मैंने जावेद साहब आपने बड़ी अच्छी बात की और मेरा ये पर्सनल एक ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी अक्रॉस दी ब्रॉडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए तमाम तर जमातों की। अगर वो इक़्तिदार में हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना अपना किरदार और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको बखूबी निभाएं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे सिर्फ फाइज रहें या सिर्फ एक एन्जॉयमेंट पर्पसेस के लिए जो है ऐवान में आए। आवाम को 5 साल बाद जवाबदेह भी होना है। हम आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो है हमने वो कुर्बानी अपनी सियासत की दी। और वो 16 महीने का पीरियड था। वो डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि वो बड़ा एक लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट पीरियड था जिसमें हमें मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचाना था। लेकिन अब फिर खत्म हैं कि IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ बात ना करे, IMF जो है कर्जा ना दे। IMF ने तो दो टोक जवाब दिया है। इन PTI के जितने भी हवारी हैं, जितने भी इनके इस तरह के ओछे कंडे कर रहे हैं, PTI वालों को उन्होंने कहा है कि आप हैं कौन भाई, आपसे हम क्यों बात करें? जो हुकूमत, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी हमने उससे बात करनी है और उस गवर्नमेंट ऑफ द डे से बात करके हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी फिलवक़्त तो शायद पीपल्स पार्टी नहीं कैबिनेट का हिस्सा बन रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले कुछ चंद माह बाद वो कैबिनेट का हिस्सा भी होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी भी निभाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या जो प्लान दिए गए हैं, जो मंशूर दिया गया है, आप उस पर अमल दरामद कैसे होगा? ऑल्दो बिलावल साहब ने जो है वो 300 यूनिट फ्री करने का ऐलान किया, कभी कुछ ऐलान होते हैं, कभी कुछ ऐलान होते हैं, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। जैसे आपने कहा कि जो 20 साल पहले स्कूल, प्राइमरी स्कूल था वो वहीं का वहीं भी है। तो वादे कर देना, मंशूर पेश कर देना, जारी बात है मियाँ साहब का एक अपना विजन है, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का अपना विजन है। तो जो इश्यूज़ हैं उसके हल के वाले से जो है अवाम की सद तक पूरी उम्मीद रहे और उम्मीद रखे कि ये मसाइल हल होंगे। जावेद साहब वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे।
और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हमने पहले भी ये काम करके दिखाए हैं, आइंदा भी आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ये काम बखूबी सर अंजाम देंगे और एहसन और बेहतर तरीके से ये बखूबी अंजाम देंगे। इसमें सबसे पहली बात है कि आज मरीम नवाज़ साहिबा की जो तकरीर थी वो सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, वो उन्होंने अमली तौर पे जो है उसका पूरा एक रोड मैप दिया है और उस पर बताया है कि जो जो हमने काम करने हैं, जिन तरजीह बुनियादों पे और प्रायोरिटी बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे जो हमने काम करने हैं, वो काम हमने डिसीजंस लेने हैं। जिस तरह आपने फ्री अद्वियात की बात की, इमरजेंसी वार्ड्स में वो मुफ्त दवाइयाँ वो मिला करेंगी। जहाँ तक 300 फ्री यूनिट्स की बात हुई, वहाँ पे उन्होंने सोलर आसान एक साथ पे सोलर यूनिट्स का उन सार्फिन को जो वेरीफाइड सार्फिन हैं उनको वहाँ पे वो मुहैया करेंगे। यहाँ पे आपने बात की अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप्स की यूथ के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि उसका कम से कम मुआवजा 25,000 रुपये होगा और वो ये अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो हम अपने काम से बोलते हैं, हम हमारा काम बोलते हैं, हमारा आपकी गवर्नमेंट बनने वाली है। यहाँ पे आखिरी सवाल है नून लीग की, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी तैयार है? जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तैयार है। मैं समझता हूँ कि उनका एक भी कैंडिडेट ना किसी सूबाई ना किसी कौमी हलके पे उसने कंटेस्ट किया। अब ये जो जिस छतरी के नीचे जागो से हैं पीटीआई वाले, इनके पास कोई और ऑप्शन तो शायद था नहीं, तो इस छतरी के नीचे अब गए हैं और अब इस छतरी को इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह अपनी पार्टी को उन्होंने डुबोया है, अब यही लोग इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी डुबोएंगे और बड़ी सुबकी होगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को। उनको शायद सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए। बिल्कुल। बैरिस्टर अकील मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपके साथ बात की, नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखा, तहरीक इंसाफ से बात की, फ़ारूक सत्तार साहब से बात की। तमाम हालात वाक़यात आपके सामने हैं। फ़ैसला आपने करना है, कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन सही है, कौन गलत है, ये फ़ैसला करना आपका काम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।